डूबा। चलो शुरू करते हैं। डूबा तो डूबा, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने नए अध्याय में। नाम है सेट थ्योरी। देखो, सबसे पहले मैं तुमको ये बताना चाहूंगा, ये तो मैं बताऊंगा कि सेट थ्योरी क्या होती है, लेकिन मैंने सेट थ्योरी के साथ जो चैप्टर होता है ना, रिलेशन और फंक्शन, उसको नहीं लिया है। मैं पहले पूरा आपको सेट समझाऊंगा, सेट थ्योरी क्या है ये बताऊंगा, उस पर आधारित प्रश्नों को कराऊंगा हर चीज, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन। ठीक, तो शुरुआत की जाए। बोल बजरंग बली की जय। अब जानते हो ये सेट थ्योरी की शुरुआत क्या हुई। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि 11th का एक चैप्टर है, सब लोग जानते हो 11th क्लास का चैप्टर है। इसकी जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स में, तो जब शुरुआत में सेट थ्योरी की एक परिकल्पना आई, एक कहानी ये गढ़ी गई कि सेट थ्योरी बनानी है, समुच्चय का सिद्धांत बनाना है। सेट थ्योरी मतलब समुच्चय का सिद्धांत है, ठीक। समुच्चय का सिद्धांत बनाना है, तो सेट को डिफाइन करने में, यानी समुच्चय को डिफाइन करने में जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, या तो उनकी डेफिनेशन अलग अलग होती थी, या फिर उनकी दी हुई परिभाषाओं में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट होता रहता था। कोई कहता था सेट ऑफ कलेक्शन, कोई इसको कलेक्शन कहता था, कोई ग्रुप कहता था। तो कलेक्शन कहा गया या ग्रुप कहा गया है। जब उसकी पूरी परिभाषा दी गई, मतलब सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत को अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया, डिफाइन किया, तो उनकी डेफिनेशन से कुछ वर्ड्स ऐसे आए जैसे कलेक्शन हो गया, ठीक, और ग्रुप हो गया। इससे परिभाषाएं मैच नहीं होने लगी। जब मैच नहीं होने लगी तो क्या हुआ, देन ऑल द मैथमेटिशियन डिसाइडेड टू यूज द टर्म, एक शब्द यूज करने के लिए उन्होंने सोचा, और वो शब्द था सेट। तो इस तरीके वर्ड सेट की उत्पत्ति हुई, यानी समुच्चय की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद इस सेट शब्द की जब उत्पत्ति हुई, तो उससे ये सेट सिद्धांत बना, जिसको हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ते चलेंगे, ठीक। और इसी सेट में एक और शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे एलिमेंट कहा गया। क्या कहा गया? एलिमेंट कहा गया, या फिर इसी को आप मेंबर्स भी कह सकते हो, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। मेंबर्स भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। इन सब की उत्पत्ति हुई जाके, ठीक। तो ये एक बेसिक बात थी जिसका आपकी सिलेबस से या आपके क्वेश्चन से बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं होगा, लेकिन लेना देना होगा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अभी इसमें और भी टॉपिक जोड़ूंगा, ठीक है। अभी यहां तक जो दिख रहा है आपको, ये तो आपको मिलने ही वाला है एज इट इज, एक एक चीज एक एक चीजों के साथ ये मिलेगा। इसके बाद मैं आपको और भी चीजें इसमें देने वाला हूं, और भी चीजें मिलेंगी, जैसे लॉज ऑफ अलजेब्रा मिलेगा, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन अगर लिखा होगा तो ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये तो सब है ही है। इसके साथ कुछ और चीजें जोड़ेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं इसमें जोड़ता जाऊंगा, और ये आपको अपडेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं। शुरुआत की जाती है पहले से। तो बात ये आती है कि सर जो सेट है ना समुच्चय, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, उसकी डेफिनेशन क्या है जिससे इसको परिभाषित किया गया। हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई कलेक्शन सेट कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे लिखी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होगा विभिन्न, ऑब्जेक्ट का मतलब वही मेंबर यानी कि तत्व, हिंदी में भी बता रहे हैं, ठीक है। विभिन्न, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो एलिमेंट हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो तत्व हैं, ठीक। एलिमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं। और वेल डिफाइंड का मतलब जो पूरी तरीके से डिफाइंड हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। इस वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई अर्थ हो, क्या हो, कोई अर्थ हो, मतलब ये अर्थ विहीन ना हो। उसके कलेक्शन को, उसके समूह को ही हम लोग कहते हैं सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ध्यान से समझते चलना, बड़ी मजा आएगी, बहुत प्यार से बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर कई सारे एग्जांपल लेंगे, फिर आपसे भी पूछेंगे सेट है कि नहीं है, धीरे धीरे, ठीक है।
जब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, तो जब वो रफ्तार पकड़ती है तो उसकी रफ्तार को आप अनुभव कर पाओगे। ठीक, जैसे दुख का अनुभव होने के बाद ही ये पता चलता है सुख का महत्व क्या है, वैसे ही। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, विच इज लेस देन 10। अब ध्यान से समझना है, क्या रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको ये पता चल गया, ऐसे तो अगर कहा जाता है कि नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते और लिखते चले जाते हैं अनंत तक, तब वो सेट बनता, लेकिन कौन सा उसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10। तो अब आप करोगे क्या, सबसे पहले तो कुछ चीजें और समझ लो कि सेट को, कोई भी सेट होगा हमेशा याद रखिएगा, उसे आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसे ब्रैकेट यानी ब्रेसेस के हिसाब से रिप्रेजेंट करना, तो सेट हमेशा इस मिडिल ब्रैकेट, जिसे आप करली ब्रेसेस कहते हो, इसमें लिखा जाता है। ठीक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने कहा अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना है सेट में, तो आपने कहा एक सेट है हमारे पास ए, और इस सेट में ऐसा लिखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10। तो आप सेट नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके जितने भी अंदर ये तत्व लिखे ना, जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखे, यही इसके मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं। एंड दीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमास, और इनको हम लोग कॉमा के द्वारा अलग करके लिखते हैं। किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा अलग करके लिखते हैं। सो दीज आर द मेंबर्स, यही एलिमेंट कहलाते हैं और यही मेंबर कहलाते हैं, जो भी आप कहना चाहो, या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जो भी कहना चाहो। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सेट या एलिमेंट ऑफ द सेट, व्हाट यू वांट टू से यू कैन से। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए, मजेदार। ठीक है, मैंने कहा एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक कोई सेट है, जैसे मैंने कहा एक कोई सेट है, और इस सेट में मैंने लिख दिया मम्मी, या इस सेट में मैं लिख देता हूं गंगा, और दूसरा लिख दिया यमुना। तो बात यह है, क्या ये जो दोनों चीजें लिखी हैं, ये जो एक सेट बना है ए, ये सेट है या नहीं है, तो इसका यूज कैसे बताओगे। सर इसके जो एलिमेंट है, क्या लिखा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एलिमेंट, जो भी मेंबर लिखे गए हैं उस सेट के अंदर, उनका अपना एक कोई मीन होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक, गंगा का अगर शब्द कहा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है नदी, यानी वेल डिफाइंड है अपने आप में। यमुना नदी वेल डिफाइंड है अपने आप में। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा एवरेस्ट, एवरेस्ट। ठीक, दूसरा मैंने कह दिया K2, तो ये सेट है या नहीं है, x के बराबर मान लो इसको, कैपिटल X, ये सेट है या नहीं है। तो आपने कहा सर ये सेट होगा, मैंने कहा क्यों होगा, तो आपने इस बात का जवाब कुछ ऐसे दिया कि सर जब एवरेस्ट यानी इसके मेंबर्स की बात करते हैं, तो जब एवरेस्ट आता है तो सर ये भी वेल डिफाइंड है, अपने आप में पूरी तरीके से एक मतलब रखता है, एक अर्थ रखता है। और अगर मैं K2 की बात करता हूं तो ये काराकोरम है सर, ये भी पर्वत है और ये भी अपने आप में एक अर्थ रखता है। ठीक, तो अब आपके दिमाग में ये आया होगा सर कैसा एग्जाम्पल आएगा जिसे हम ये कहेंगे कि ये सेट नहीं है। ठीक, देखना जरा ध्यान से। अब मैंने कह दिया, सपोज करो एक सेट ले लिया Y। ठीक, मैंने कह दिया अब ये सेट कैसे होगा, क्या होगा, जरा देखना कौन सा डिफाइंड नहीं हो सकता, इस पर बता रहे हैं। मैंने कहा सम हैंडसम मैन, सम हैंडसम मैन लाइक यू, लाइक मी। अब सम हैंडसम मैन, अब बोले सर ये सम हैंडसम मैन तो सेट नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता।
बोले सर इसलिए नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है। बोले सर ये y जो है ये सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कोई आदमी या कोई व्यक्ति जो कि मुझे हैंडसम लगता है वो आपको ना लगता हो, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एवरेस्ट अगर मेरे लिए है तो वो आपके लिए भी है, गंगा अगर मेरे लिए नदी है तो आपके लिए भी नदी है, अगर ये नेचुरल नंबर लेस देन 10 मेरे लिए है तो ये आपके लिए भी है। ये यूनिवर्सल डिफाइंड होने चाहिए तो वो कहलाता है सेट। बट दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि जो आपको हैंडसम लग रहा है पता चला मुझे नहीं लग रहा है। आपको सलमान खान बहुत हैंडसम लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऋतिक रोशन बहुत हैंडसम लगता है, हो सकता है आपको ना लगता हो। ठीक है, ये चॉइसेस होती हैं। तो जो यूनिवर्सली सबके लिए अप्लाई नहीं होगा उसको आप सेट नहीं कहोगे। सो यू कैन नॉट से दिस सेट, ये सेट नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? सेट से आप मतलब समझे क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग तत्वों का एक ऐसा कलेक्शन, अलग अलग तत्वों का एक ऐसा कलेक्शन जिसका अपना कोई, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कोई अर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड द सेट। उसी को समुच्चय कहते हैं। और इसी बात पर सारे के सारे मैथमेटिशियन एग्रीड हुए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बोलो। चलो ठीक है, अब देखो जरा, आपको ये बताना है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आपको बताना है कौन सा एग्जांपल सेट है, कौन सा एग्जांपल सेट नहीं है। तो जो सेट होगा लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, फाइंड विच वन इज सेट, विच वन इज सेट। आपको बताना है कि कौन सा सेट है, कौन सा समुच्चय है। ठीक, जो समुच्चय है उसके आगे टिक करेंगे सही का, जो नहीं है उसके आगे कर। अब पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मैंने कहा अगर मैं इसको ए के बराबर लिखता हूं, कैपिटल ए, तो अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर मैं लिखने लगूं, A1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, लेस देन कह रहा था 50 तो 49 तक। तो भैया यहां पर हर एक चीज, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 49 हो, अपने आप में अपने आप को वेल डिफाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 मीन्स 1 मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सभी के लिए भी। 3 मीन्स 3 मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए। 49 मीन्स 49 सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, यूनिवर्सली सभी के लिए। सो फर्स्ट वन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेट, पहला सेट है। ठीक है भाई, सही का निशान लग गया, समझ पाए ना? दूसरा देखो, कह रहा है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब बताइए, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया ये सेट है कि नहीं है? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां पर आप अपनी वीडियो को पॉज करना, रोकना। ठीक है, इस वीडियो को जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको रोकना और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना और फिर ये देखना क्या बात सही है कि नहीं है। सवाल को पढ़ना बहुत अच्छे है। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, ये सेट है कि नहीं है? तो क्या है ना कि गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये सेट होगा या नहीं होगा, इसका जवाब देना है। फिर तीसरा क्या है? कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ बॉयज, ऑल बॉयज इन योर क्लास। ध्यान से समझते रहना। ठीक, सेट है या नहीं है अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले समझ लो। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिटन नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, रिटन नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, हालांकि ये चंद होगा, चंद्र नहीं होगा, मुंशी प्रेमचंद। कह रहा टॉप हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, टॉप हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। और फिर कह रहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ये सेट है या नहीं है? तो इसकी बात कर लेते हैं, गौर करना। पहले क्वेश्चन में दूसरे पर आ रहा है, कहता था कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। हो सकता है कि जो हॉकी प्लेयर गुड हो आपके लिए वो मेरे लिए ना हो। स्टाइल ऑफ बैटिंग या स्टाइल ऑफ प्लेइंग भी होता है ना, जैसे अब हो सकता है, देखो ऐसा एक यूनिवर्सली माना जाता है कि सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट या राहुल द्रविड़ इज द वॉल ऑफ क्रिकेट। तो किसी को
अगर मुझे राहुल द्रविड़ अच्छे लगते या वीवीएस लक्ष्मण मुझे अच्छे लगते थे, या वीरेंद्र सहवाग मुझे अच्छे लगते थे, या धनराज पिल्ले अच्छे लगते हैं, हॉकी की बात कर रहे हैं, चलो हॉकी की बात कर ले, अगर धनराज पिल्ले मुझे अच्छे लगते थे, उनके खेलने का स्टाइल, उनकी ड्रिबलिंग अच्छी लगती थी, तो ये जरूरी नहीं कि अगर वो मेरे लिए गुड प्लेयर हैं तो आपके लिए भी हो सकता है आपको अच्छे ना लगते हो, ठीक है। तो दिस इज नॉट द सेट। क्लियर? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास, मेरी क्लास के सभी बच्चे, मेरी क्लास के सभी बच्चे, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर बच्चा अपने आप को वेल डिफाइन करेगा और ये बता दिया गया कि आपकी क्लास के ही सभी बच्चे, तो ये सेट होगा, ठीक है, ये सेट होगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी उपन्यास लिखे उनका सेट भाई अलग अलग होगा, और हर सेट, जैसे गोदान और गबन, अपने आप में जब गोदान कहा जाए, समझना, गोदान कहा जाएगा तो आपके दिमाग में ये फटाक से आएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास है और अपने आप में वेल डिफाइंड है। गोदान का मतलब आप गोदान से ही समझोगे, पूस की एक रात से नहीं समझोगे। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई वो भी एक उपन्यास था। अगर मैं गबन की बात करूंगा, गोदान गबन, इनके 2 उपन्यास थे, बड़े फेमस थे, ठीक। तो गबन का मतलब आप यही समझोगे कि एक उपन्यास है, अपने आप में वेल डिफाइंड है और कलेक्शन बन रहा है, कलेक्शन बन रहा है, तो दिस इज द सेट। यस और नो? क्लियर है? टॉप हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, जो हमें हैंडसम लग रहा है, अभी इसका एग्जांपल दिया था, जो मुझे हैंडसम लग रहा है वो आपके लिए हैंडसम जरूरी नहीं कि हो ही, और जो आपको हैंडसम लग रहा है वो ये जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए हैंडसम हो, दोनों बातें, है ना। सो दिस इज नॉट द सेट। जैसे मैंने कहा, भैया इसमें ध्यान से समझना, मैंने कहा कि अगर मैं ऋतिक रोशन की बात कर लेता हूं, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, हालांकि ये बात आप समझ गए होगे, मुझे पता चल गया। ऋतिक रोशन की बात थी, यहां पर 2 आदमी थे, पहला और दूसरा। सेट कब बनता है? जब सभी की राय एक जैसी हो किसी के विषय में, वो वेल डिफाइंड हो जाता है। और ऐसे ही वेल डिफाइंड चीजों का, अलग अलग चीजों का कलेक्शन जो बनता है वो क्या कहलाता है? सेट। अब अगर इस व्यक्ति के लिए ये हैंडसम है और इस व्यक्ति के लिए ये हैंडसम नहीं है, तो ऐसा तो किसी के लिए भी हो सकता है ना, किसी भी हैंडसम मैन के लिए होता कि कुछ व्यक्ति किसी को हैंडसम लगेंगे, कुछ किसी को लगेंगे, तो इससे सेट तो नहीं बन सकता है ना। सो दिस वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। सो आप ये कह सकते हो बड़े आसानी से कि ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर है ना भाई? अब कह रहा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसके हम प्राइम फैक्टर देखते हैं तो पहले तो इसके फैक्टर ही देख लेते हैं। तो सर फैक्टर होगा 21 इंटू 10, और 21 सर 7 इंटू 3, और सर 5, इसका मतलब 5 इंटू 2। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल गए? बोले सर प्राइम फैक्टर्स में हमें मिल गया, सपोज करिए इसको x से रिप्रेजेंट कर लिया, सर प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए सर, 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 7 भी है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अगर प्राइम फैक्टर्स की बात की गई तो इसका मतलब अगर 2 मेरे लिए प्राइम है तो ये आपके लिए भी प्राइम होगा, और क्योंकि आप दूसरे गोले से तो आए नहीं हो तो आपके लिए भी प्राइम होगा। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए 2 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो दूसरे गोले का है, उसकी यहां पे फिरकी ली जा रही है, या आप उसकी फिरकी लेने की फिराक में हो। तो अगर ये मेरे लिए प्राइम है, ये मेरे लिए प्राइम है, ये मेरे लिए प्राइम और ये मेरे लिए प्राइम है, और ये सभी इसके फैक्टर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि ये ऐसा है तो परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार ये सेट होगा। क्लियर? ये क्या होगा? सेट होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाक से, किनारे तो हम हैं ही, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे, चलो। हाँ अब आओ, उसके बाद कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड द सेट। बहुत प्यारा चीज है, इसमें आदमी हमेशा जो है परेशान रहता है। देखो मैं आपको बताता हूं, सेट का मतलब, पहला पॉइंट सेट का,
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। इसमें ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, कलेक्शन है ये सर। ये क्या है? ये कलेक्शन है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा उसमें पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बी डिस्टिंक्ट और मे बी नॉट, इसी को समझेंगे, इसका अपोजिट उधर कर देंगे, ठीक। दूसरी बात, सेट में आपने क्या समझा? पूरे के पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी वेल डिफाइंड, है ना। सभी ऑब्जेक्ट या सभी एलिमेंट लिख लें, सभी एलिमेंट वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। मैं अभी इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सभी एलिमेंट वेल डिफाइंड हो, मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसको लिख लेना, ठीक। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कलेक्शन में कि सभी ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो, ठीक है। और आगे बात करता हूं, ठीक। किसी भी सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। रिपीट करके नहीं लिखते हैं या नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखना कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते। इसमें आप कलेक्शन में रिपीट कर सकते हो, कलेक्शन का मतलब कलेक्शन होता है, रिपीट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल सेट का तो आपको पता ही है, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, समझिएगा। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल में कहा ऑल द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के सभी पर्वत, इंडिया के सभी पर्वत, ऐसा कहना ये कलेक्शन है। अब इंडिया के सभी पर्वत में हो सकता है कि आपने सोचा कंचनजंगा और मैंने सोच लिया अरावली पर्वत श्रेणी, आपने सोचा नीलगिरी, मैंने सोच लिया सतपुड़ा की पहाड़ियां, आपने सोचा एवरेस्ट, मैंने सोच लिया धौलाधार की पहाड़ियां, ठीक। तो डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन है सभी माउंटेन्स का इंडिया के, लेकिन कोई भी चीज इसके अंदर जो है वो डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही यहां पे मैं क्या देता, ध्यान से सुनना, ये सेट बनता है क्या, ये मैं क्या देता कि ऑल द माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश, ये सेट बन जाता। हिमाचल प्रदेश के सभी पर्वत, अब हिमाचल प्रदेश में इंडिया के बराबर तो पर्वत होंगे नहीं, तो कुछ पर्वत तो होंगे जो आपके लिए भी होंगे और मेरे लिए भी होंगे। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इंडिया हटा देते हैं, ऑल द माउंटेन्स ऑफ, बस ऑल द माउंटेन्स लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है, ऑल द माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कलेक्शन है ऑल द माउंटेन्स। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर चीज को दर्शा दिया गया कि ऑल द माउंटेन्स ऑफ, ब्रैकेट में होगा इस वाले में, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में होगा, करली ब्रैकेट में मैंने कह दिया ऑल द माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश, तो वो एक हर माउंटेन वहां पर वेल डिफाइंड होगा अपने। तो आपको समझ में आया कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्या होता है। ये आप लिखना और इसका अपोजिट यहां लिखना, ये लिखना इसका अपोजिट यहां लिखना, ये लिखना इसका अपोजिट यहां लिखना, बल्कि चाहो तो इसको ना ही लिखना। आपको अगर सेट समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग एलिमेंट्स का एक अर्थपूर्ण समुच्चय, एक अर्थपूर्ण कलेक्शन, एक जिसका मतलब होता है ऐसा कलेक्शन सेट कहलाता है। तो बस मामला सेट हो गया, आपकी सेटिंग हो गई, वो वाली नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट थ्योरी में,
जिसको हमें जानना जरूरी होता है कि किस सिंबल से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जैसे यहां पे कैपिटल एन लिखा है, तो कैपिटल एन किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी कि 1 प्राकृतिक संख्याओं के लिए। लिख देते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए किसका यूज किया जाता है? कैपिटल एन का। ठीक है, दूसरी बात, इसी तरीके कैपिटल जेड जो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, पूर्णांकों के लिए, पूर्णांक के लिए कैपिटल जेड प्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से समझना। और कोई भी ऐसा कैपिटल लेटर, चाहे वो एन हो कुछ भी हो, कोई भी कैपिटल लेटर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई भी कैपिटल लेटर अगर यहां पर लिखा है उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा प्लस लिखा है, तो इसका मतलब वो अपनी कैटेगरी के पॉजिटिव नंबर्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक, अगर जैसे ये जेड है, जेड को पूर्णांक से शो करते हैं, यानी पूर्णांक को जितने भी इंटीजर होते हैं उनको जेड से शो करते हैं, और अगर इसी की जगह जेड प्लस लिखा है तो इसका मतलब पूर्णांक तो होंगे, लेकिन सारे के सारे पूर्णांक, सारे के सारे जो इंटीजर होंगे वो कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। तो जेड प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक, करेक्ट, समझ में आया? क्यू, क्यू का मतलब होता है ऑल रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। रेशनल नंबर का मतलब जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल क्यू से। ठीक है भैया। उसके बाद अगर ये क्यू प्लस लिखा होता, अगर जैसे क्यू का मतलब परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अगर यही बात क्यू प्लस लिखी होती कुछ इस तरीके से क्यू प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्या मतलब हो जाता है? ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये मतलब हो जाता है इसका, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं। अच्छा, आर, आर का मतलब होता है जितने भी रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये वास्तविक संख्याओं का ग्रुप रियल नंबर कहलाता है। किसका? वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है वो कहलाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, यानी कि कैपिटल आर क्या शो कर रहा है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सर? वास्तविक संख्याएं वे होती हैं विच कैन नॉट बी इमेजिन, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो सारी के सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सर इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं? जिसमें वास्तविक संख्याओं का और काल्पनिक, देखो इमेजिनरी नंबर वो, पहले तो तुम्हें हम यही बता दें, ये तो खैर पता होगा लेकिन मैं बता देता हूं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते। और काल्पनिक संख्याएं सर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है यहां पर देखना, इसको बाद में हम रफ भी कर देंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका मैथ में कोई अस्तित्व नहीं होता है लेकिन कभी कभी यूज की जाती है, और इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं आयोटा। ये तो पता होगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगे। ठीक, और यहां पर ऐसा कहते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्यों होती है ये भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा। ठीक, तो अगर मैं ऐसा लिख देता थोड़ी देर के लिए कि रूट के अंदर -4, तो क्या ये संख्या जो है ये कहीं मैथमेटिक्स में आपने लिखी देखी है क्या? 12th में, 12th पास आउट हो, क्या कभी ऐसी संख्याएं लिखी देखी है? और कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने भी पढ़ा होगा, तो क्या कभी ये संख्याएं लिखी देखी है? उसमें यूज ही नहीं, जिनका यूज मैथमेटिक्स में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, और इनका तो यूज ही नहीं होता है। इसका यूज यहाँ पर इमेजिनरी नंबर में सिर्फ इसका आई स्क्वायर का यूज करते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी कभी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही यूज करते हैं, बाकी कहीं कभी कभी यूज कर लिया गया। ठीक, तो काल्पनिक संख्या क्या हुई? जिनका अस्तित्व तो नहीं होता, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है,
और वास्तविक संख्याएं किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? ऑल द रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है भैया, आओ आगे देखो। फिर उसके बाद कह रहा सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं हैं। सर ये सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं बताते हैं। जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं हैं, इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। सम्मिश्र संख्याएं होती है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रण, x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर x क्या है? एक रियल नंबर है। i क्या है? x और y दोनों ही रियल नंबर है। i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो तुम y की वैल्यू निकालोगे। तो सम्मिश्र संख्याएं समझे ना, किसके रूप में? जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों की फॉर्म में मिक्स होकर लिखती हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ठीक, इस सी के नीचे बार मत समझना, इधर देखना। एक ये साइन होता है, सावन चल रहा है, शंकर जी का त्रिशूल देखा है? तो शंकर जी के त्रिशूल जैसा एक साइन होता है, ऐसे। ये इस त्रिशूल को बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित होना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? संबंधित होना। संबंधित होना। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको इसमें एक चीज बता देता हूं। जैसे मैं कहूं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मजा आएगी। मैंने कहा x या स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? अगर कोई चीज कैपिटल में लिखी गई है तो उसका मतलब वो सेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेट की। तो इस सेट में, कैपिटल ए के सेट में जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक है स्मॉल ए, यानी स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए को, और ये साइन इसी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है उल्टा ए। ए वैसे कैसे बनता है? ए ऐसे बनता है ना, ऐसे। ए ऐसे बनता है ना, और इसी ए के दोनों पैर पकड़ो नीचे से और इसको उल्टा कर दो, तो ये बन जाता है कुछ इस तरीके से। और इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी। फॉर ऑल का मतलब सभी। ठीक, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। एक है ई का उल्टा। ई का उल्टा मतलब ई की आप मिरर इमेज समझ सकते हो, उल्टा नहीं। ई इस तरीके से बनता है, इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ऐसे बन जाएगी ई। तो ये जो साइन होता है, ये वाला, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये सब जो सिंबल्स है ना, ये सब देख रहे हो, इनका यूज है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, इनका यूज है। और जो यूज है ना, इसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं ये लिख रहा हूं कि आप केवल देख लो और अच्छा लग रहा है, ये दिमाग में रखने होंगे हर समय, इसलिए लिख पढ़ रहे हैं और इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, होता क्या है ना कि इस चैप्टर को, सेट थ्योरी को, बच्चा बड़े हल्के में ले लेता है। हल्के में इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि छोटा चैप्टर है और जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बात सही है कि चैप्टर छोटा है और जल्दी समझ में आता है, लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही होती है, क्योंकि आगे हर चैप्टर में यूज होते हैं ना, ये मैंने तुमसे क्या कहा था, हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो अगर कनेक्टिविटी एक की दूसरे से है तो आपको किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए था, है ना। जैसे शाहरुख खान की माँ ने कहा था रईस पिक्चर में, क्या कहा था? कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। तो कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता, और चैप्टर से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वही काम यहाँ भी है। ठीक, चलो उसके बाद ये साइन क्या बताया मैंने? देयर एग्जिस्ट का। और लास्ट में जब आपके पास दो बिंदु इस तरीके से दिखते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है कुछ इस प्रकार। इसका क्या मतलब होता है? सच दैट। और इसका मतलब होता है कुछ इस प्रकार से। क्या होता है? कुछ इस प्रकार। ठीक है, क्लियर है? बोलो। उम्मीद है कि ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये है क्या? ये है सेट थ्योरी के रिप्रेजेंटेशन।
यानी इनमें कौन कौन से सिंबल, कौन कौन से साइन, कौन कौन से अल्फाबेट का यूज किया जाता है, ये इसके सिंबल। एक चीज, एक सिंबल और, एक होता है कैपिटल टी जिसका यूज मिल जाते हैं, ये लिखता है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। ये क्या लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। यहां बढ़ा लेना, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, सभी अपरिमेय संख्याओं का समूह, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक। ये एक बढ़ा लेना, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, कैपिटल टी। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हट रहा है, स्क्रीनशॉट की बारी आ गई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, यानी कि सेट को लिखने के कई तरीके होते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखने के तरीके, ठीक है। इसको ऐसे आप समझो, सेट को लिखने के तरीके, आप ये समझिए, ठीक है, लिखने के तरीके। इस सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है सेट को लिखने का, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की। तो ये कब लिखी जा सकती है किसी भी सेट के लिए? उसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म अगर लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी और कब लिखी जाएगी? इफ यू हैव, या ऐसे लिख सकते हो, इफ यू हैव क्या? इफ सेट हैव, इफ सेट हैव, या ऐसे लिख सकते हो, हैविंग all the elements, having all the elements, किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं? सेपरेटेड बाय कॉमास। हैविंग ऑल द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। स्पेलिंग देखना जरा, अरे कॉमास नहीं आ रही है हमको, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड ऐसा मत समझना, नहीं आ रही, COMMAS, ठीक है, कॉमास एंड written in these curly braces, and written in these curly braces, ठीक। ये होती है किसको लिखने की फॉर्म? किसी भी सेट को लिखने की टेबुलर फॉर्म, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब हर पॉइंट पे करते हैं। ये अब जैसे 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 मैंने कह दिया, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जैसे मैं कह दूं कि फॉर्म अ सेट, एक सेट बनाइए, या राइट अ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, ठीक है, राइट अ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है, रोस्टर फॉर्म having the elements A, I, O, U, A, E, I, O, U। ये मैंने कहा इससे आपको एक सेट लिखना है, और क्या लिखना है? एक सेट लिखना है, और उस सेट को किस फॉर्म में लिखना है? उस सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जिसके एलिमेंट आपके पास ये दिए। तो आपने कहा सर दिस इज नॉट टू वरी, दिस इज नॉट अ बिग इशू। मैंने कहा एक हमने कैपिटल ए मान लिया, ये सेट का नाम है, और क्योंकि इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये तभी लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म सेट की जो होती है, ये आप तभी लिख सकते हो जब आपके पास सारे के सारे एलिमेंट हो, सारे के सारे एलिमेंट, ठीक। तो आपने कहा सर करली ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा ठीक है, फिर ए लिख दिया। आपने ये भी बताया कि सेपरेट किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे कॉमा के द्वारा, तो ए के बाद ई आ गया, ई के बाद आई आ गया, आई के बाद ओ आ गया, ओ के बाद यू आ गया,
अब कोई व्यक्ति कहेगा हो सकता है सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, जैसे बताओ वैसे ही लिखो। बोला सर हम इसको ऐसे लिखेंगे। हमने कहा कैसे? बोला सर मैं पहले आई लिखूंगा, फिर मैं ओ लिखूंगा, फिर मैं यू लिखूंगा, फिर मैं ए लिखूंगा, फिर मैं ई लिखूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम बातें हैं? बिल्कुल सेम बात है। याद रखना किसी भी सेट में, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, ठीक। ये आप ऐसे कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ठीक, डज नॉट मैटर। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और उसको इस फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर है? बोले हाँ सर। एक एग्जांपल और देखो जरा, थोड़ी सी बात को समझना, ठीक है। बोले सर और? मैंने कहा हाँ एक और। वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, मैंने आपसे ये कहा कि एक शब्द है मेरे पास। बोले कौन सा शब्द सर? मैंने कहा एक शब्द है मेरे पास लैपटॉप, या दूसरा शब्द हमने कह दिया बॉटल है। तो हमने कहा इसके एलिमेंट आपको मैं देता हूं, इससे एक सेट बनाइए और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। बी है, ओ है, टी है, टी है, एल है, ई है। बोले ठीक है सर हो जाएगा। ये एक सेट को बनाने के लिए मैंने आपको एलिमेंट दिए हैं, और इस एलिमेंट से आपको सेट बनाना है, और उस सेट को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। क्लियर है भाई? तो बोले सर ठीक है, कठिन बात नहीं है, हम बनाते हैं। मैंने कहा चलो कोशिश करो। बोले सर मैंने इसको कैपिटल एक्स मान लिया। मैंने कहा ठीक है, फिर आपने बताया था करली ब्रेसेस में लिखेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब बी लिख दिया सर, ओ लिख दिया सर, टी लिख दिया सर, एल लिख दिया सर, ई लिख दिया सर, और इनको कॉमा से अलग कर दिया। सर बोले हमने क्या? बताओ क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले सर आपने एक टी नहीं लिखा। अभी मैंने बताया था कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट यहां पर आप नहीं करेंगे। किसी भी एलिमेंट का रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है भाई। अगर टी आप दोबारा भी लिख दोगे तो उस टी का मतलब जो मेरे लिए है वही तो सबके लिए है। तो किसी भी एलिमेंट को सेट में दोबारा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये पॉइंट यहां पर चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है सेट के अंदर, ठीक है। लिख दें, सेट में एलिमेंट की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन अगर लिख देता तो थोड़ा ठीक लगता है, चलो कोई बात नहीं। पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, नहीं की जाती है, ठीक है। क्या नहीं किया जाता है? किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? द रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन अ सेट, ठीक। समझ गए बात को? बोले हाँ सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो होती है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है? बोले सर ऐसे। तरीका क्या होता है लिखने का, समझ गए? बोले हाँ सर। आगे बढ़, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं किनारे हट गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ चलो ये दिया हुआ है, कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन आर रोस्टर फॉर्म। दिए हुए सेट्स को रोस्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना है। लिखो, पहला क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी, इन सभी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कहा चलो भाई
इसको कुछ सेट मान लेते हैं। मैंने कहा सेट मैंने मान लिया ए। अब क्योंकि करली ब्रेसेस में लिखना है, ठीक, तो मैथमेटिक्स में देखना जरा ध्यान से, m कितनी बार आया है? बोले सर m तो 2 बार आया है। तो आपको रिपीट करना है? बोले नहीं सर नहीं करना है, तो एक बार m लिख लिया। सेपरेशन किससे होगा? कॉमा से। क्लियर? बोले ठीक। देखो a कितनी बार आया है? a कितनी भी बार आया हो आपको लिखना एक ही बार है, तो m के बाद a लिख दिया। ठीक, ध्यान से देखना। उसके बाद t देखो 2 बार आया t, लेकिन आपको लिखना सिर्फ कितनी बार है? एक ही बार लिखना है, t लिख दिया। h की बारी करते हैं, h की, h एक ही बार है सर, h लिख दिया। सर e है, e लिख दिया। तो ये यहां तक काम हो गया, ये और ये रिपीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद i c s, तो सर i लिख दिया, c लिख दिया, s लिख दिया, सबको कॉमा से सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गई किसकी, या टेबुलर फॉर्म हो गई किसकी? ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल लेटर्स इन एलजेब्रा, एलजेब्रा के सभी लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। आओ कैपिटल एक्स मान लेते हैं, शुरुआत ब्रैकेट से हो गई, करली ब्रैकेट से, इसी में लिखते हैं ना सेट को। एलजेब्रा में अगर आप देखोगे तो ए कितनी बार है? बोले सर 2 बार है, तो हमें लिखने कितनी बार है? एक ही बार है, ए आ गया। उसके बाद सर एल आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा। सर दोबारा ए को नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एलिमेंट रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी सेट के एलिमेंट को लिखते समय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो। देखो फिर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिखो किसी भी, तो मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 9, इसको लिखते हैं, तो मैंने कहा कैपिटल N। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन 9 था ना, तो लेस देन 9, और नेचुरल नंबर है तो शुरुआत 1 से। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्लियर हो गए भाई? कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर्स, सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों के वर्गों का सेट लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना। कैसे लिखोगे? पूर्णांकों के सेट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटीजर, पूर्णांकों के स्क्वायर का एक सेट बनाना है और उसको लिखना है। ठीक है सर, लिख जाएगा। मैंने कहा लिख दो फिर। तो बोले सर इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल P, कोई सेट। सर पहला पूर्णांक 1 होता है, मैंने कहा चलो 1 का स्क्वायर सर 1 हो गया, ये लिख लो। फिर आगे सर 2 का स्क्वायर, फिर सर 3 का स्क्वायर, याद रखना रिपीट ना हो कोई। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद सर 5 का स्क्वायर, और सो ऑन डैश डैश डैश। ये एक और सेट बन गया P। बोले सर अनंत तक जा सकता है? हमने कहा कहीं तक जा सकता है, क्या ही फर्क पड़ेगा। इंटीजर्स का लिखना था, पूर्णांकों का लिखना था। पूर्णांक तो कोई भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और कहीं तक जाके पूर्णांक हो सकता है कि नहीं। इंटीजर तो हो सकता है ना काफी सारे। ये चला गया, तो ये भी सेट लिख गया। ये सारे क्वेश्चंस को किस में लिखना था? रोस्टर फॉर्म में, और आपने सबको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म मतलब करली ब्रेसेस में लिखे होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देना होगा। क्लियर? समझ में आया? बोलो यस और नो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? बोले सर बढ़ जाइए। अब आता है एक सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म। अब इसको देखना जरा, ये अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है या प्रॉपर्टी फॉर्म कि सेट को, कोई भी समुच्चय को बिल्ड करने की एक जो फॉर्म दी होती है, बनाने की एक जो तरीका होता है, एक फॉर्म होती है, एक अवस्था होती है। फॉर्म का मतलब एक अवस्था, एक रूप।
उसको कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इसका यूज कैसे है, इसका यूज कैसे करते हैं जरा देखना। सपोज करना अपने पास एग्जाम्पल से ही बताते हैं, इसमें ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताता हूं। सपोज करो मैंने कहा अपने पास ये दिया हो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक, ठीक, इतना दिया हो ऐसे करके x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक दिया, और मैंने कहा इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बोले सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हमने कहा हाँ लिख जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा देखो अब आपको ये सोचना है कि x बराबर जो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोले अच्छा देखो इसको कैसे लिखोगे, कोई सेट मान लिया A, इसको ऐसे लिखा जाता है, करली ब्रैकेट तो सभी में लगेगा, इसको आप ऐसे लिखोगे कि ये x है सच दैट का मतलब कुछ इस तरीके से, ये x कुछ इस तरह से है, इसको ऐसे ही पढ़ना, ठीक है, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगी और लिखने में भी। ये x कुछ इस तरीके से है कि x जो है वो या तो 1 से बड़ा है, x जो है वो या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। देखो सारे x जो है वो तो या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़े है कि नहीं है, बोलो। और या फिर x जो है वो 5 से छोटा है या इसके बराबर है। और यहां पर जो भी x है वो बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। ये बात लिखनी बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी बात कि सभी के सभी x किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्या होता है, नेचुरल नंबर ही तो होता है नहीं होता है। समझ पाए इतनी बात, बोले यस और नो, पहले हाँ या ना फिर आगे बढ़ेंगे। बोले हाँ सर, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, मजा आ रही होगी है ना। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, समझो। मैंने कहा x बराबर 2 4 6 8, मैंने कहा x बराबर 2 4 6 8, मैंने कहा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, इसकी प्रॉपर्टी फॉर्म लिख दो। कि अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आना चाहिए मेरे दिमाग में, ये सोचना काम है आपका। सोचना क्या काम है, बहुत मतलब वो कठिन काम नहीं है, ठीक है। चलो इसको आप x की जगह n कर लो तो थोड़ा सा अब कुछ राहत मिल जाए शायद। आप सोचोगे ना कि सवाल में बदलाव आ गया, ये मेंटल चीजें होती है, बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन मतलब एक ही है, लेकिन दिमागी तौर पर ये सब चीजें बड़ी असर करती हैं, ठीक है भैया। तो बोले सर ठीक है, क्या लिखेंगे। अच्छा अब ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं कि ये जो n लिखा है इसको आप कुछ ऐसे लिख लो। मैंने कहा कैसे, बोले सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आप 12th पास करके आए हो तो ये आपको समझना होगा। और 2 4 जा 8, ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कितनी आसानी से लिख जाएगी और कितनी सरल भाषा में लिखेंगे, ठीक। आपने कहा, मैंने कहा ये भी सेट ए है, आपका जो मनो वो ले लेना, इच्छा आपकी, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो कि यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है। और उसके बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये जो फॉर्म चल रही है, क्या फॉर्म चल रही है, आपने कहा सर ये 2n की फॉर्म चल रही है। और 2n किस प्रकार है, 2n में ये इस प्रकार है। 2n को इस प्रकार लिखा जा सकता है, सबसे पहली बात कि n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो बोले सर 2 तो सब में है, 1 2 3 4 ये तो नेचुरल नंबर है। और एक बात कि n जो है नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा, तो नेचुरल नंबर तो आगे भी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भी हो सकता है। हमें कहां तक रुकना है, सिर्फ 4 तक। तो आप ये लिखोगे कि n जो है या तो छोटा होगा या बराबर होगा 4 से, बस इसके बाद रुक जाना है आपको। n जो है वो 4 से छोटा होगा या बराबर होगा। फॉर्म क्या चल रही है, 2n की। सबसे पहले आपको यही करना है, किसकी फॉर्म चल रही है वो लिख दीजिए। और वो किस प्रकार चल रही है,
वो इस प्रकार चल रही कि यहां पर जो n है वो या तो 4 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। और ये n है क्या, ये n जो है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में चलता आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर, कोई डाउट? बोले नहीं सर। देख लीजिए एक बार फिर से, हमें अभी कोई जल्दी नहीं, आप आराम से देखो, आराम से बताओ, मेरे को जल्दी नहीं है, मैं एक आध एग्जांपल और बताएंगे फिर सवाल भी करेंगे इस पर, ठीक है? आप देख लो, मैं किनारे हट रहा हूं, ठीक? आराम से देखिए, जवाब दीजिए। एक घूंट पानी की पीने के बाद मैं आपको फिर से एक और एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, ठीक है? समझना ध्यान से। ठीक है, चलो आओ देखो। एक और एग्जांपल देखो, मस्त एकदम, समझना। मैंने कहा एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं आपके लिए, एग्जांपल नंबर 3। मैंने ये कहा कि मैंने एक ये मान लिया कि n बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 यहां तक दे रखा है। मैंने कहा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो। ये दे रखा था, मैंने तुम्हें ये दिया n इज इक्वल टू 1, 4, 16, 25, 36, 49। मैंने कहा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, जैसा कि अभी आपने लिखी, देखी और समझी। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी आपने लिखनी है। कोशिश करो, बहुत सरल चीज है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर हमें इसको देखकर एक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा क्या समझ में आ रहा भाई? बोले सर ये सब स्क्वायर लिखे हैं। अच्छा स्क्वायर लिखे। मैंने कहा किसके स्क्वायर है, ये तो बता सकते हो? बोले हाँ सर। मैं बताओ फिर। बोले सर जैसे ये है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर लिखा है। मैंने कहा चलो सर 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा ये भी ठीक है। 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक दिख रहा है? ये 7 वाला दिख रहा है, ये लिख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी आपको ये बात पता चल गई कि जो फॉर्म है इसकी, जो अवस्था चल रही है वो अवस्था स्क्वायर वाली चल रही है। ये बात लिख लिया? मैंने कहा लिख लिया। आपने कहा सेट बना दो फटाक से, तो आपने कहा सेट बना दे सर। हमने बना दो। बोले सर a बराबर n यहां पर किस प्रकार लिखा गया है? n लिखा गया है कि अवस्था पहले बताओ कौन सी लिखी गई? बोले सर स्क्वायर की, यानी n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर किस प्रकार लिखा गया है? n स्क्वायर इस प्रकार लिखा जा सकता है, सच दैट का मतलब इस प्रकार, सच दैट का मतलब इस प्रकार। तो n स्क्वायर इस प्रकार है। किस प्रकार है? मैंने कहा भैया किसका स्क्वायर लिखा है? आपने कहा सर 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। तो मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 6 7 होते क्या है? तो आपने कहा सर नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैंने कहा ये लिख दो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगली बात, बोले सर क्या? मैंने कहा अगर आपने ये लिखा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक कहीं तक जा सकता है। लेकिन आपके पास सिर्फ 7 तक का है मामला। तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे ना कि जो n है भैया, n ये या तो, अब ध्यान से सुनना, ये या तो छोटा है और या फिर बराबर है 7 के, इससे बड़ा नहीं है। n या तो 7 से छोटा है या उसके बराबर है, उससे बड़ा नहीं है। सो अगर आपको इसको, इस पार्ट को, जो कि एक रोस्टर फॉर्म थी मान लो, ठीक, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख दो। क्लियर हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है और इसको कैसे लिखते हैं? समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। बोले यस सर क्लियर है इतनी बात। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से आगे बढ़ रहे हैं। देखो कह रहा है इसको आपको डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये जो 3 एग्जांपल दिए हैं, इस 3 एग्जांपल को किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रोबेबिलिटी के। चलो इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है तो लिखो, पहला क्वेश्चन देखो और लिखो ऑल द लेटर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन सेट बिल्डर फॉर्म। चलो लिखो, लिखो भैया सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो बोले सर पहला जो क्वेश्चन है अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मैंने कहा कैसे लिखोगे, ये तो तुम बताओ कैसे लिखोगे। बोले अच्छा, तो पहला क्वेश्चन था, हालांकि चलो हम बताते हैं ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था इसमें प्रोबेबिलिटी शब्द लिखा था। मान लीजिए हमने प्रोबेबिलिटी को x मान लिया, ठीक, मैंने प्रोबेबिलिटी को क्या मान लिया, x मान लिया, और ये जो शब्द था प्रोबेबिलिटी, ठीक, इसको हमें लिखना। तो सबसे पहले अगर आप दिए हुए वर्ड को या उसके लेटर को रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे ना, तो रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात पक्की होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, PROBAILTY, हो गई। कोई भी लेटर रिपीट हुआ, कोई भी लेटर रिपीट हुआ? बोले नहीं सर, सब एक एक बार ही लिखे हैं, कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ। ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म से तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में आना है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी। बोले सेट ए बराबर, मैंने कहा चलो, x इज सच दैट, x क्या है, x इस प्रकार है कि x इज द अल्फाबेट्स ऑफ x is the alphabet of alphabet series, alphabet series के लेटर हैं x, x is the letters of alphabet series, x is the letters of alphabet series। दी हुई अल्फाबेट सीरीज के जितने भी लेटर हैं वो x को बिलोंग करते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने लिख दिया, बताओ, लिख गए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। हो गया ये सेट बिल्ड, क्लियर है? बोले हाँ सर। और दूसरे पर आओ, क्या कह रहा है? कह रहा था सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। इसको समझना, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो मैं पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ऑल ऑड नेचुरल नंबर से क्या होंगे? नेचुरल भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, कुछ इस फॉर्म में रहेगा। ये यही सारे तो ऑल ऑड हैं और नेचुरल नंबर है। इसी तरीके सीरीज आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो हाँ है ना। इसी तरीके सीरीज आगे बढ़ेगी, ये बात ध्यान से दिख रही है। ऑल ऑड का मतलब सभी, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, ऑड का मतलब सब विषम। तो सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं लिखनी है, जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं का सेट एक लिखना है, जिसको फिर तुम्हें लिखना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने सभी प्राकृतिक विषम संख्या लिखना शुरू किया। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, सो ऑन डैश 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 चलता जा रहा है मामला, ठीक। और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा इसको कुछ ऐसा करके लिखे कि अपना काम बने, नहीं तो फिर बनेगा नहीं मामला। बोले हाँ सर। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। मैंने कहा मैंने इसको लिख दिया n1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को n से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या 3 को आप ऐसे लिख सकते हो? ध्यान से देखना, 2n+1। अब यहां पर n की जगह 1 लिख देते हैं। n की जगह 1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा। बोले हाँ सर। 5 को 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे लिख सकते हैं? बोले सर n की जगह 2 रख दीजिए, 5 आ जाएगा। 7 को 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले हाँ सर। बोले कैसे? बोले सर n की जगह 3 रख दीजिए, 7 भी आ जाएगा। n की जगह 3 रख दीजिए, 7 भी आ जाएगा, ठीक। देखते चलिए भैया, n की जगह 3 रखा, 7 आ गया। मैंने कहा 11। बोले सर 2n या 9 को पहले,
बोले सर 9 के लिए हमने कहा 9 के लिए n की जगह 4 रख दीजिए, यानी सब फॉर्म जो है वो इसमें चल रही n और 2n+1 की फॉर्म में, ऑल ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन हमारे पास ये आ रहा है कि सर इसको 2n+1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने कहा इसको भी 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 1 को, इसको भी तुम 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। बोले कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा सर यहां पर n बराबर 0 लिख दीजिए, n क्या लिख दीजिए? 0 लिख दीजिए। बोले ठीक है सर। तो यानी n जो है, बाकी सब फॉर्म क्या चल रही? 2n+1 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 2n+1, राइट। n की जगह क्या किया जा रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आगे तक चलता चला जा रहा है। कहां तक ये नहीं पता है, कहां तक ये चलता ही चला जाएगा, क्योंकि सेट लिखना है ना, ऑल बोल रहे हैं ना, ऑल। अब ऑल का मतलब तो बहुत सारे होंगे, ठीक। अब जरा देखना कैसे लिखेंगे कि अगर इसको आपने x मान के चले होते तो कैसे लिखते हैं? बोले सर a बराबर ब्रैकेट x इज सच, सबसे पहले तो x क्या, इसको 2n मान लो, तुम जो फॉर्म लिख रहे हैं ना वो फॉर्म ही मान लो। क्या? बोले सर कौन सी फॉर्म चल रही? मैंने कहा भाई जैसे इसमें तुम लिखते थे, पीछे थोड़ा लेके जाते हैं, जैसे इसमें तुमने देखा n² की फॉर्म चल रही है, इसमें तुमने देखा कि 2n की फॉर्म चल रही है, इसमें तुमने देखा कि वही x यानी n वाली फॉर्म चल रही है ना। तो वैसे ही इसमें देखो, इसमें फॉर्म कौन सी चल रही है? बोले सर 2n+1 की फॉर्म चल रही है। और ये 2n+1 की फॉर्म कैसे चल रही है? बोले सर ये 2n+1 की फॉर्म ऐसे चल रही है कि जो n है, n बिलोंग्स टू, अब n किसको बिलोंग कर रहा है? n को आपने एक बार 0 माना, एक बार 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, और अगर n आप 0 से शुरू करते हो तो n क्या बिलोंग करता है? होल नंबर को। क्या बिलोंग करता है? होल नंबर को। करता है कि नहीं? तो आप कहोगे n बिलोंग्स टू होल नंबर। n किसको बिलोंग करता है? होल नंबर को। अब ये नहीं बताया गया कि कहां तक होल नंबर, तो आप होल नंबर ही लिखोगे। अगर ये कहीं पे जाके रुकने की बात होती तो आगे उसको भी डिस्क्राइब करते, लेकिन यहाँ पे रुकने की बात है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रखते चले जाएंगे और ये बन गए इसके सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया? स्पष्ट है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न। अगला देखिए, पढ़िए क्या कह रहे हैं। सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको व्हाइट से लिखेंगे तीसरे सवाल को। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा इधर बता देते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा सेट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से होती हैं, तो 1/1 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन डैश 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 डैश। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1, ये होगा 2/1, सॉरी 1/2, 1/2, ये होगा 1/3, ये होगा 1/4, ये होगा 1/5 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा, ऐसे चलेगा, है ना। और इसका सेट तुमको बनाना है, तो क्या करना है? अगर तुम्हें नेचुरल नंबर के लिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होती तो तुम सीधे लिख देते कि n बिलोंग्स टू, n इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें देखो फॉर्म क्या चल रही है, 1/, में सब कुछ चल रहा है ना। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो सब में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी? मान लीजिए ये n लिखा है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे? बोले सर a बराबर, मैंने कहा ठीक है। ये फॉर्म चल रही 1/n की, चल रही 1/n सच दैट, 1/n सच दैट कैसे कि n इज अ नेचुरल नंबर, बस बात खत्म। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात खत्म हो गई। अगर ये कहीं पे जाके रुक जाती है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बताता, कंडीशन देता है कि लेस देन या ग्रेटर देन, तो एक अलग बात होती, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म, इसकी तीनों क्वेश्चन होगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया इतनी बात? मजा आई सवाल में? देखिए बेहतरीन सवाल है,
आपको भी अच्छा लगा होगा, लगा कि नहीं लगा? स्क्रीनशॉट लो भाई, आगे बढ़ने का कोशिश करना है। कोशिश क्या करना है, बढ़ना ही है, पीछे मुड़ने का समय भी नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितना बेहतरीन सवाल है ये। आपको एक सवाल दिया है मेरे दोस्त, दो सवाल हैं, एक ये पहला एक ये दूसरा, कि आपको ये दोनों की रोस्टर फॉर्म दे रखी है या टेबुलर फॉर्म दे रखी है और आपको इसको प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म दे रखी है और आपको इसको बदलना है रोस्टर फॉर्म में। पहले सवाल पर आते हैं, देखिए क्या लिखा है। अब तो ये बहुत सरल हो गया। पहला है कि x सच दैट, x इस प्रकार है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिवाइजर ऑफ 9। x एक धनात्मक पूर्णांक है और 9 का विभाजक है। तो 9 के विभाजक क्या क्या होंगे? 9 के विभाजक क्या क्या हो सकते हैं? 1, 3 और खुद 9। मतलब 9 के विभाजक होने का मतलब 9 के डिवाइजर होने का मतलब जिससे 9 डिवाइड हो जाता हो, तो इन्हीं से हो जाएगा। और यही इसके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो x कैसे लिखोगे? x बराबर 1, 3, 9। ये लो सवाल खत्म हो गया, हो गई इसकी जो है रोस्टर फॉर्म हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक, सवाल तुम्हें पढ़ना था बहुत ढंग से, बस और कुछ नहीं करना। दूसरा देखो, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और जो n है वो 1 से बड़ा है या बराबर है या 3 से बड़ा 3 से छोटा है या बराबर है। कहने का मतलब n बराबर तुम्हें यहां पर सिर्फ 1, 2, 3 रखना है और कुछ नहीं रखना है, बस काम हो जाएगा। रखो यहां पर x बराबर मान लो, रखो यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। समझ पाए? 2 रखिए, 2 अपॉन 4 प्लस 1, 2 अपॉन 4 प्लस 1 का मतलब 5 हो गया। 3 रखिए, 3 अपॉन 9 और 1 10, तो ये हो गया 3/10। ये हो गई इसकी फॉर्म। यहां पे देखो कहा भी था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिखा था कि नहीं? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भैया यही करना था तुमको। x जो n है ना, n इसको किसके किसके बीच में रखना था? 1 से लेकर 3, बस 1 से लेकर 3, ये क्लोज इंटरवल होता है, इसको बाद में बताएंगे आगे चलकर। तो बस यहां पर 1 से 3 तक वैल्यू रखनी थी और जो आता उसको इस फॉर्म में लिखकर ब्रैकेट के अंदर लिखते और कॉमा से सेपरेट कर दिया। क्लियर? यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म का कन्वर्जन किसमें? रोस्टर फॉर्म में। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें नहीं आएगा, या कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया अभी तक जो तुमने नहीं पढ़ाया, जिसको तुम नहीं जान रहे हो। तसल्ली के साथ पढ़ोगे सब चीजें आएंगी। क्लियर हो गया इतनी बात? बोलो यस और नो। पक्का है? बोलो, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे।